नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल हिस्ट्री मंत्रा में। इस चैनल के माध्यम से हम बिहार बोर्ड की कक्षा 9वीं से लेकर के 12वीं तक के इतिहास के संपूर्ण सिलेबस को पूरा करने की कोशिश करेंगे। इसी क्रम में हम आज की कक्षा की शुरुआत करने जा रहे हैं और आज की कक्षा में हम पढ़ेंगे क्लास 9th का जो 5वां चैप्टर है नाज़ीवाद, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। इस टॉपिक के अंतर्गत हम आज दो प्रमुख टॉपिक को कवर करेंगे। पहला, नाज़ीवाद किसे कहते हैं या नाज़ीवाद क्या है। दूसरा, नाज़ीवाद या हिटलर के उत्कर्ष के क्या कारण थे। तो सबसे पहले हम समझेंगे नाज़ीवाद क्या है। इसको समझने से पहले हम थोड़ा सा पृष्ठभूमि जान लें। आप सबको मालूम है कि 2 वर्ल्ड वॉर हुए हैं, है ना, यूरोप में। उस 2 वर्ल्ड वॉर के बीच में हमें कई सारे राजनीतिक परिवर्तन देखने को मिलते हैं। उसमें से एक सबसे प्रमुख राजनीतिक परिवर्तन था तानाशाहों का उत्कर्ष। इसका उदाहरण हम देख सकते हैं कि हिटलर और मुसोलिनी जैसे तानाशाहों का उत्कर्ष हमें देखने को मिलता है इन 2 महायुद्धों के दौरान या बीच में। आप समझते हैं नाज़ीवाद क्या है। तो नाज़ीवाद एक विचारधारा है। नाज़ीवाद क्या है? एक विचारधारा है। विचारधारा किसे कहते हैं? एक सेट ऑफ रूल्स को विचारधारा कहते हैं। एक सेट ऑफ आइडियाज़ को विचारधारा कहते हैं। तो नाज़ीवाद एक ऐसी आक्रामक विचारधारा है जो कि उग्र राष्ट्रवाद और नस्लीय श्रेष्ठता पर आधारित है। इसमें राष्ट्र की सर्वोपरिता यानी कि राष्ट्र के हित को सबसे ऊपर रखा जाता है। इसमें व्यक्तिगत हित को दरकिनार करके राष्ट्र के हित को सबसे ऊपर रखा जाता है और राष्ट्र के हित के लिए व्यक्तिगत हित को त्यागने की बात कही जाती है। तीसरा पॉइंट है इसमें, नाज़ीवाद में अर्थव्यवस्था पर राज्य के नियंत्रण की बात कही गई है, यानी कि संपूर्ण अर्थव्यवस्था पर राज्य के नियंत्रण की बात कही गई है इसमें। तो नाज़ीवाद को आसान भाषा में समझना है तो क्या करेंगे? नाज़ीवाद एक विचारधारा है जो कि उग्र राष्ट्रवाद और नस्लीय श्रेष्ठता पर आधारित है। इसमें व्यक्तिगत हित को त्यागने की बात कही गई है और राष्ट्र के हित को सबसे ऊपर रखा गया है। तीसरा, इसमें अर्थव्यवस्था पर राज्य के नियंत्रण की बात कही गई है। तो ये हो गया नाज़ीवाद क्या है। नाज़ीवाद क्या है। अब आइए दूसरा टॉपिक देखते हैं कि नाज़ीवाद या फिर हिटलर का उत्कर्ष किन कारणों से हुआ। तो इसको समझने के लिए हमको सबसे पहले उस समय के जर्मनी की जो तत्कालीन स्थिति है उसको, पृष्ठभूमि को समझना पड़ेगा। तो आइए देखते हैं नाज़ीवाद के उदय के कौन कौन से कारण थे। सबसे पहला है गणतंत्र की स्थापना। इसको समझने तो नाज़ीवाद के उदय के कारणों में सबसे पहले है गणतंत्र की स्थापना। ये कौन से गणतंत्र की बात हो रही है? वाइमर गणतंत्र की। कौन से गणतंत्र की? वाइमर गणतंत्र की। तो आप सबको मालूम है जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ उसमें मित्र राष्ट्रों की जीत हुई और जर्मनी उसमें हार जाता है। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जर्मनी की पराजय होती है, जिससे वहाँ की जो जर्मनी आर्थिक और सैनिक रूप से कमज़ोर हो जाता है। वहाँ की स्थिति जो है वो अनियंत्रित हो जाती है, यानी कि वहाँ के राजा के कंट्रोल से बाहर हो जाती है। तो ऐसे परिस्थिति में वहाँ का जो राजा होता है केसर विलियम, वो देश छोड़ करके भाग जाता है। कहाँ भाग जाता है? हॉलैंड। देश छोड़ करके हॉलैंड चला जाता है। कब? 10 नवंबर 1918 को। ऐसे स्थिति में जब वहाँ का राजा देश छोड़कर भाग जाता है तो वहाँ की जो शक्तिशाली पार्टी होती है, समाजवादी प्रजातांत्रिक पार्टी, वो सत्ता अपने हाथ में लेती है और वहाँ पर एक गणतंत्र की स्थापना करती है, ठीक, जिसका चांसलर वो फ्रेडरिक एबर्ट को बनाती है। अब अगले ही दिन 11 नवंबर 1918 को ये लोग युद्ध विराम संधि पर हस्ताक्षर कर देते हैं। इसके बाद संविधान सभा का चुनाव होता है। संविधान सभा का चुनाव होता है 5 फरवरी 1919 को, और ये इसका
चुनाव होता है वाइमर नामक स्थान पर। इस वजह से इस संविधान को हम वाइमर संविधान या फिर वाइमर गणतंत्र के नाम से जानते हैं। 10 अगस्त 1919 को संविधान बनकर के तैयार हो जाता है, उसको लागू कर दिया जाता है और जर्मनी में संघीय शासन व्यवस्था की स्थापना होती है। अब ये संघीय शासन व्यवस्था क्या है? संघीय शासन व्यवस्था में यह एक ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें हमें सत्ता का बंटवारा या शक्ति का बंटवारा देखने को मिलता है। एक ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें हमें शक्ति का बंटवारा देखने को मिलता है। यहाँ पे शक्ति का विकेंद्रीकरण देखने को मिलता है। शक्ति का केंद्रीकरण नहीं, शक्ति का विकेंद्रीकरण, ठीक। जैसे अपने देश में आप देखोगे कि यहाँ पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार जो है उसमें शक्ति का बंटवारा देखने को मिलता है। वो दोनों अपने कार्य क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से काम करती हैं और ये कौन करता है? संविधान के तहत शक्ति का बंटवारा। ऐसी शासन व्यवस्था को हम संघीय शासन व्यवस्था कहते हैं। तो जर्मनी में संविधान लागू होने के बाद वहाँ पर संघीय शासन व्यवस्था की स्थापना होती है और वहाँ के राष्ट्रपति को कुछ तत्कालीन शक्तियाँ प्रदान की जाती हैं। लेकिन वहाँ की जो वाइमर गणतंत्र है वो युद्ध के बाद वहाँ की जर्मनी की स्थिति को संभालने में असफल हो जाता है, जिससे वहाँ के जनता में उसके प्रति आक्रोश की भावना होती है, आक्रोश का माहौल होता है। ऐसे में वाइमर गणतंत्र के प्रति असंतोष की भावना होती है, जिसका लाभ हिटलर उठाता है और हिटलर अपने भाषणों में कहता है कि हम आपको इस परिस्थिति से उबारने का काम करेंगे। और जनता वहाँ की जो तत्कालीन सरकार है उससे त्रस्त हो रहती है, आक्रोशित रहती है, तो वो विकल्प के तलाश में रहती है। इसी वजह से वो धीरे धीरे हिटलर के समर्थन में आ जाती है। तो पहला कारण हो गया गणतंत्र की स्थापना, या इसको आप इस तरीके से भी देख सकते हो, वाइमर गणतंत्र के प्रति असंतोष की भावना हिटलर के उदय का एक प्रमुख कारण था। तो पहला पॉइंट क्लियर है। तो नाज़ीवाद या हिटलर के उदय का पहला कारण क्या हो गया? वाइमर गणतंत्र के प्रति वहाँ के जनता में असंतोष की भावना। पहला क्या लिख लोगे आप? वाइमर गणतंत्र के प्रति, वाइमर गणतंत्र के प्रति असंतोष की भावना। ये हो गया आपका फर्स्ट पॉइंट। अब आइए दूसरा पॉइंट देखते हैं इसका। दूसरा है वर्साय की अपमानजनक संधि। तो आप सभी को पता है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद वर्साय की संधि हुई थी मित्र राष्ट्र और जर्मनी के बीच में। किसके किसके बीच में? मित्र राष्ट्र और जर्मनी के बीच में हुई थी ये। जर्मनी के बीच मित्र राष्ट्र में कौन कौन से देश थे? ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया जैसे देश थे। ब्रिटेन, फ्रांस और रशिया जैसे देश इसमें शामिल थे। वर्साय की संधि के तहत क्या हुआ था? वर्साय की संधि में जर्मनी को युद्ध के लिए जिम्मेदार ठहराया गया था। उसके ऊपर एक बहुत बड़ी क्षतिपूर्ति की रकम उसको देने के लिए कहा गया था, है ना। उसके साथ साथ उसके जो अल्सास लॉरेन वाला क्षेत्र था वो फ्रांस को वापस दे दिया गया था। सार का जो कोयला क्षेत्र था वो 15 वर्षों के लिए फ्रांस को दे दिया गया। राइन नदी घाटी को सेना रहित कर दिया गया, करने का निर्णय लिया गया था, यानी कि वो लोग राइन नदी घाटी में सेना अपनी नहीं रख सकते थे। तो वर्साय की संधि से सबसे पहले तो ये संधि उनकी मर्ज़ी से नहीं हुआ था। संधि का मतलब होता है समझौता, दो देशों के बीच में या दो गुटों के बीच में समझौता, जिसमें दोनों पक्षों की बात मानी जाती है। लेकिन यहाँ पर ये संधि जर्मनी के ऊपर थोप दी गई थी, ज़बरदस्ती उसके ऊपर लाद दी गई थी, जिससे जर्मनी के राष्ट्रवाद को चोट पहुँचा था और वहाँ की जनता इस संधि से नाराज़ थी। तो दूसरा कारण हो गया वर्साय की अपमानजनक संधि।
इस संधि के तहत जर्मनी को युद्ध के लिए जिम्मेदार ठहराया गया था। जर्मनी के ऊपर क्षतिपूर्ति का काफ़ी भारी रकम उसको देने के लिए कहा गया। उसके अल्सास लॉरेन वाला क्षेत्र फ्रांस को वापस दे दिया गया। सार कोयला क्षेत्र 15 वर्षों के लिए फ्रांस को दे दिया गया। राइन नदी घाटी को सेना रहित कर दिया गया और बहुत सारे उसके संसाधन युक्त क्षेत्र उससे वापस ले लिए गए थे, उसके उपनिवेश उससे वापस ले लिए गए थे। तो जर्मनी को आर्थिक और सैनिक रूप से पंगु बना दिया गया था वर्साय संधि के तहत। जर्मनी आर्थिक और सैनिक रूप से पंगु बन चुका था, आर्थिक और सैनिक रूप से पंगु बना दिया गया। तो ये एक और कारण है, वर्साय की जो संधि थी वो एक और कारण है हिटलर के उदय का। हिटलर ने अपने भाषण में बोला कि हम आपको इस संधि से मुक्त करा देंगे। तभी उसने अपने विदेश नीति में कहा था कि हम वर्साय की संधि को ख़त्म करने का काम करेंगे। तीसरा कारण है आर्थिक संकट। तो 1929 और 1930 के दौरान पूरे वैश्विक स्तर पर हमें आर्थिक मंदी देखने को मिलती है। जिसने पूरे विश्व को कहीं ना कहीं प्रभावित किया था। इससे सबसे अधिक प्रभावित कौन सा देश हुआ? जर्मनी। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जर्मनी जो था वो पहले से ही आर्थिक रूप से कमज़ोर हो चुका था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद उसके उपनिवेश उससे वापस ले लिए गए थे। उसका सार का कोयला क्षेत्र 15 वर्षों के लिए फ्रांस को दे दिया गया था। उसके अल्सास लॉरेन वाला क्षेत्र फ्रांस को वापस ले लिया गया था। उसके उपनिवेश उससे छीन लिए गए थे। उसकी सेना को सीमित कर दिया गया था। निशस्त्रीकरण की नीति उस पर लगा दी गई थी। इस वजह से जर्मनी जो था वो पहले से ही आर्थिक रूप से जूझ रहा था और वैश्विक आर्थिक मंदी आने से उसने जर्मनी की स्थिति को और ज़्यादा ख़राब कर दिया और वहाँ पर हमें गरीबी, भुखमरी, बेरोज़गारी जैसी समस्याएं देखने को मिलती है भारी मात्रा में और पूरे जर्मनी में अव्यवस्था फैल जाती है और असंतोष की वातावरण वहाँ पे फैल जाता है। तो तीसरा कारण है आर्थिक संकट। फोर्थ है आपका साम्यवाद का बढ़ता संकट। सबसे पहले आपको पता है पूरे विश्व में सबसे पहले साम्यवादी सरकार की स्थापना हुई रूस में। रूसी क्रांति के बाद वहाँ पे साम्यवाद की स्थापना हुई। तो 1917 में जो रूसी क्रांति हुई जिसको बोल्शेविक क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। रूसी क्रांति को बोल्शेविक क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। वहाँ के जो शासक थे रूस के ज़ार के खिलाफ ये आंदोलन हुआ था और वहाँ के सर्वहारा वर्ग ने सत्ता अपने हाथ में ले लिया था और वहाँ पहली बार पूरे विश्व में साम्यवादी सरकार की स्थापना वहाँ पे हुई थी, जिसका प्रभाव पूरे विश्व पर देखने को मिलता है और विश्व के कई सारे देशों में साम्यवादी संगठन बनने लगते हैं। वैसे ही जर्मनी में भी कई सारे साम्यवादी संगठन बनने लगते हैं जो कि वहाँ के जो वाइमर गणतंत्र है उसको जड़ से उखाड़ फेंकना चाहते थे और वहाँ पे सर्वहारा वर्ग को शासन में लाने की बात कर रहे थे। सर्वहारा वर्ग यानी कि सर्वसाधारण वर्ग, जो सामान्य वर्ग है, जो मध्यम वर्ग या सामान्य वर्ग, इसके शासन की बात कर रहे थे ये लोग। जिससे क्या हुआ, वहाँ के जो पूंजीपति वर्ग लोग थे, उद्योगपति थे, पूंजीपति थे, इन लोगों में डर का माहौल फैल गया। ये लोग भयभीत हुए इस चीज़ से और इसी परिस्थिति का लाभ हिटलर ने उठाया और हिटलर ने साम्यवादी विरोधी नारा दे करके वहाँ के जो पूंजीपति थे, वहाँ के जो उद्योगपति थे, वहाँ के जो ज़मींदार लोग थे, उनका समर्थन अपने तरफ ले लिया। तो इस तरीके से हमने देखा कि जर्मनी में जो नाज़ीवाद था उसके उत्कर्ष के क्या क्या कारण थे। सबसे पहले हमने देखा नाज़ीवाद के उदय के कारण में हमने सबसे पहले देखा, आप लोग कोशिश करो अपने से भी याद करने का। सबसे पहले हमने देखा वाइमर गणतंत्र के प्रति असंतोष की भावना। वाइमर गणतंत्र के प्रति
असंतोष की भावना। सेकेंड पॉइंट बताइए, दिमाग में सोचिए आप लोग। असंतोष की भावना। सेकेंड पॉइंट, वर्साय की अपमानजनक संधि। अपमानजनक संधि। थर्ड, आर्थिक मंदी, जो कि वैश्विक स्तर पर आई थी। आर्थिक मंदी कब आई थी? 1929-30 के मध्य, 1929-30। चौथा, साम्यवाद का बढ़ता प्रसार। साम्यवाद के प्रसार का डर। ठीक है, तो पहला पॉइंट, वाइमर गणतंत्र के प्रति असंतोष की भावना। वाइमर गणतंत्र, हमने देखा कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद वहाँ का राजा जो था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद हमने देखा कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद यहाँ पे हम देखते हैं, पहला पॉइंट था वाइमर गणतंत्र के प्रति असंतोष की भावना। तो हमने देखा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद वहाँ का जो राजा था, वहाँ का राजा कौन था? जर्मनी का राजा कहाँ चला गया? हॉलैंड भाग गया, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद वहाँ की जो स्थिति थी वो अनियंत्रित हो गई थी। वो उसको संभालने में सक्षम नहीं था। उसने मौका देखकर कहाँ देश छोड़कर हॉलैंड चला गया। ऐसी परिस्थिति में वहाँ की जो शक्तिशाली पार्टी थी, समाजवादी प्रजातांत्रिक पार्टी उसने सत्ता अपने हाथ में ली और वहाँ पर एक गणतंत्र की स्थापना की। इसने युद्ध विराम संधि पर हस्ताक्षर किए। इसने युद्ध विराम संधि पर हस्ताक्षर किए। इसके बाद हमने देखा था कि संविधान सभा की बैठक हुई 5 फरवरी 1919 को। 10 अगस्त 1919 को इसे लागू कर दिया गया संविधान को, और वहाँ पर एक कैसे शासन व्यवस्था की स्थापना हुई? संघीय शासन व्यवस्था की। कैसे संघीय शासन व्यवस्था की स्थापना हुई। संघीय शासन व्यवस्था क्या है? जिसमें शक्ति का बंटवारा होता है। क्या है ये? जिसमें शक्ति का बंटवारा केंद्र और राज्य स्तर पर ही कौन करता है? संविधान के तहत शक्ति का बंटवारा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर जिसको हम बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। ठीक है, लेकिन ये जो वाइमर गणतंत्र थी, ये युद्ध के बाद, वाइमर गणतंत्र तो जो थी वो युद्ध के बाद वहाँ की स्थिति को संभालने में सक्षम नहीं होती है, जिससे वहाँ के लोगों में असंतोष की भावना रहती है। तो पहला पॉइंट हो गया। सेकंड हमने देखा था वर्साय की संधि। वर्साय की संधि है ना, किसके बीच में हुई थी? मित्र राष्ट्र और किसके बीच में? जर्मनी के बीच में। इस संधि के तहत जर्मनी को इसकी पूरे युद्ध का जिम्मेदार जर्मनी को ठहराया गया। इसको। क्षतिपूर्ति देने के लिए बाध्य किया गया। युद्ध में जो भी खर्चे हुए थे उसको देने के लिए बाध्य किया गया। क्षतिपूर्ति की रकम, जो कि क्षतिपूर्ति की रकम देने के लिए बाध्य किया गया इसको। इसके अलावा इसके उपनिवेश जो थे इससे वापस ले लिए गए। उपनिवेश
वापस ले लिए गए, सेना को सीमित कर दिया गया, सेना को सीमित कर दिया गया, निशस्त्रीकरण इन पर लागू कर दिया गया था। निशस्त्रीकरण की नीति, शस्त्रीकरण। अभी निशस्त्रीकरण क्या है, इसमें हथियार के प्रयोग को सीमित करना निशस्त्रीकरण कहलाता है। हथियार के प्रयोग को सीमित करना, ख़त्म नहीं करना, पूरी तरीके से सीमित करना। इस सब से क्या हुआ, जर्मनी के राष्ट्रवाद को, उसके गौरव को चोट पहुंचा। जर्मनी के राष्ट्रवाद और उसके गौरव को ठेस पहुंचा, जिसका बदला वहाँ के लोग लेना चाहते थे और हिटलर ने इसी का लाभ उठाया और उसने अपनी विदेश नीति में इस बात को रखी कि हम वर्साई की संधि का उल्लंघन करेंगे, इसको नहीं मानेंगे। थर्ड पॉइंट हमने देखा कि आर्थिक मंदी वैश्विक स्तर पर। थर्ड पॉइंट हमने देखा आर्थिक मंदी जो कि 1929-30 के मध्य आई थी। इसने जर्मनी को ज़्यादा प्रभावित किया क्योंकि जर्मनी पहले से ही उसकी आर्थिक स्थिति ख़राब थी। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जो वर्साई की संधि उस पर थोप दी गई थी, उसके वजह से उसकी आर्थिक स्थिति पहले से ही ख़राब थी और इस मंदी के आने से वो स्थिति और भी ज़्यादा ख़राब हो गई और जर्मनी में भुखमरी, बेरोजगारी जैसी समस्या हमें देखने को मिलती है। वहाँ के लोगों में नाराज़गी थी, आक्रोश का भावना था और अराजकता जैसी स्थिति वहाँ पर उत्पन्न हो गई थी। तो आर्थिक मंदी आने से जर्मनी की आर्थिक स्थिति और खस्ता हुई, हालत ख़राब हुई। वहाँ पे बेरोजगारी, भुखमरी जैसी समस्या, बेरोजगारी, भुखमरी, गरीबी जैसी समस्या उत्पन्न हुई, जिससे वहाँ की जनता नाखुश थी। वहाँ के तत्कालीन सरकार से, और वो एक विकल्प के तलाश में विकल्प ढूंढ रही थी, विकल्प के तलाश में थी। ऐसे में हिटलर ने स्थिति का फ़ायदा उठाया और उनको ये आशा दिलाई, ये वादा किया कि हम आपको इस स्थिति से उबारने का काम करेंगे, और ऐसा बोल के उसने वहाँ के आम जनता का विश्वास जीता और उनका समर्थन अपने तरफ ले लिया। चौथा पॉइंट हमने देखा कि साम्यवाद का प्रसार ये भी एक कारण था हिटलर के या फिर नाज़ीवाद के उदय का, क्योंकि जो पूंजीवादी देश थे वो नहीं चाहते थे कि साम्यवाद का प्रसार हो, साम्यवादी सरकार की स्थापना हो। साम्यवाद एक ऐसी विचारधारा है जिसमें समानता, स्वतंत्रता, सभी के हितों की बात की जाती है। इसमें साम्यवाद एक ऐसी विचारधारा है जिसमें निजी संपत्ति की अवधारणा की अवहेलना की जाती है। इसमें निजी संपत्ति जैसी कोई भी अवधारणा हमें देखने को नहीं मिलता है। निजी संपत्ति आप नहीं रख सकते हो। इसमें देश के संसाधनों को ज़रूरत के हिसाब से सभी लोगों में समान रूप से वितरण करने की बात कही गई है, और इसमें भी अर्थव्यवस्था पर राज्य का नियंत्रण की बात कही गई है। अर्थव्यवस्था पर राज्य के नियंत्रण की बात कही गई है। तो जो हमने जैसे देखा था कि 1917 में रूस में क्रांति हुई, रूसी क्रांति, और वहाँ इस क्रांति के बाद पहली बार पूरे विश्व में साम्यवाद की स्थापना हुई, साम्यवादी सरकार की, जिसका प्रभाव पूरे देश पर पड़ा, प्रभाव विश्व के अन्य देशों पर पड़ा। इसका प्रभाव विश्व के अन्य देशों पर पड़ा। वैसे ही इसका प्रभाव जर्मनी पर भी पड़ा, और यहाँ पर कई सारे साम्यवादी संगठन बनने लगे, और ये जो संगठन थे वो वाइमर गणतंत्र का विरोध कर रहे थे और वाइमर गणतंत्र को ख़त्म करना चाहते थे। वाइमर गणतंत्र को जड़ से उखाड़ फेंकना चाहते थे। इससे क्या हुआ, वहाँ के जो पूंजीपति थे
वो डरे हुए थे, वे भयभीत थे। वहाँ के जो पूंजीपति वर्ग थे वो भयभीत थे, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि साम्यवादी सरकार वहाँ पर आए, साम्यवादी शासन आए। ठीक है, तो इस स्थिति को देखते हुए, इस परिस्थिति को देखते हुए हिटलर ने साम्यवादी विरोधी नारा लगाए। हिटलर ने साम्यवादी विरोधी नारा दिया, और ये नारा देकर उसने वहाँ के जो पूंजीपति वर्ग थे उनका समर्थन अपने तरफ ले लिया। पूंजीपति वर्ग का समर्थन अपने तरफ ले लिया। तो आज हमने पढ़ा कि नाज़ीवाद किसे कहते हैं और नाज़ीवाद के उदय के कौन कौन से कारण थे। आशा करता हूँ कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। आज की कक्षा में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।